लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव का स्टडी किया था, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, v इज इक्वल टू √T/m। लेकिन द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ नथिंग बट अ साउंड वेव। साउंड वेव का अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करना था तो हमें न्यूटन फार्मूला का स्टडी करना था, ऐसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था। तो आज हम न्यूटन फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड स्टडी करेंगे, एंड साउंड इज़ नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड की वेलोसिटी किसने फाइंड की? न्यूटन ने फाइंड की। साउंड की वेलोसिटी किसने फाइंड की? न्यूटन ने फाइंड की है। अब वो कैसे फाइंड की है वो हम देखते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वॉज स्टडीड बाय न्यूटन। न्यूटन ने लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रैवल करती है उसका स्टडी किया। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रैवल करती है? जब ट्रैवल करती है तो मीडियम को डिवाइड करते हैं कॉम्प्रेशन में और रेयरफैक्शन में। द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर एट कॉम्प्रेशन वाइल बीइंग स्मॉलर एट रेयरफैक्शन। जहाँ भी कॉम्प्रेशन होगा वहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। मैंने कहा था जहाँ कॉम्प्रेशन होगा वहाँ प्रेशर इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, और जहाँ रेयरफैक्शन होगा वहाँ प्रेशर डिक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। सो डेंसिटी स्मॉल होगी और प्रेशर भी स्मॉल होगा। हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। अब देखो जब कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है तो शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है एयर कॉलम का। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, एक जगह एयर नज़दीक आ रही है, एक जगह स्प्रिंग को हम कॉम्प्रेस करेंगे और देन छोड़ देंगे, तो एक बार कॉम्प्रेशन होगा और रेयरफैक्शन, तो शेप चेंज होगा। और शेप चेंज होगा मीन्स उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए वापस अपनी जगह पे आने के लिए। सो इट इज़ डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्योंकि डेंसिटी भी चेंज हो रहा है। सो अब न्यूटन ने इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा? न्यूटन ने फॉर्मूला जो लिखा वो है v इज इक्वल टू √ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो न्यूटन ने फॉर्मूला क्या लिखा? v इज इक्वल टू √ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, वेयर e इज द प्रॉपर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के होते हैं, उसमें से कोई भी प्रॉपर एक इलास्टिक मॉड्यूलस हम यूज़ करेंगे। ओके, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ऐसे 3 मॉड्यूलस होते हैं। ये आपको 6th चैप्टर में आएंगे। ओके, तो अब हम इसका डिस्कशन नहीं करते। सो E इज इक्वल टू प्रॉपर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब कौन सा इलास्टिक मॉड्यूलस हमें चूज़ करना है वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए न्यूटन ने क्या एजम्पशन लिया वो हम देखते हैं। डेंसिटी ऑफ मीडियम, हमारा मीडियम कौन सा है? एयर मीडियम, क्योंकि साउंड एयर में जा रहा है। तो हम डेंसिटी ऑफ एयर, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी हमें कौन सा लेना है वो हमें जज करना है। न्यूटन assumed that during propagation of sound there is no change in average temperature of a medium. Hence sound wave propagation in air is an isothermal process. Isothermal means temperature remain constant. अब देखो न्यूटन ने क्या जज किया कि जब कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन ट्रैवल करता है, याद रखो जब भी कॉम्प्रेशन होता है तो मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए। आप एयर को कॉम्प्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और जब रेयरफैक्शन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा, जब कॉम्प्रेशन एयर का हो रहा है या मीडियम का कॉम्प्रेशन हो रहा है और रेयरफैक्शन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। सो उसने क्या कहा, ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब उसने स्टडी किया तो ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन जब भी हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ द वेव प्रोपोगेशन इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी शुड बी कंसिडर। अब जो भी हम E का वैल्यू रहे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू ले रहे हो, कौन से? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ले रहे हो। कौन से? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। एंड द वॉल्यूम इलास्टिसिटी, तो वो हम कौन सी ले रहे हैं? वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ एयर डिटरमाइन अंडर द आइसोथर्मल चेंज इज कॉल्ड आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस एंड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अब देखो इलास्टिसिटी किस में है? वॉल्यूम में, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है और रेयरफैक्शन हो रहा है। ओके, सो इलास्टिसिटी किस में हो रही है? वॉल्यूम में।
मीडियम की वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, और वो बल्क मॉड्यूलस होता है प्रेशर। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। अब देखो, जब साउंड ट्रैवल करता है तो कैसे ट्रैवल करता है? रेयरफेक्शन, देन कॉम्प्रेशन, देन वन सेकेंड रेयरफेक्शन एंड कॉम्प्रेशन। ये आपको पता है, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मीन्स एयर प्रेस होना, स्प्रिंग को हम प्रेस करेंगे तो वो कॉम्प्रेशन क्रिएट करेगा, ये कॉम्प्रेशन। रेयरफेक्शन एक्सपांड होना। अब देखो, मैं ये कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन किसके वजह से होगा वो हम स्टडी करते हैं। सपोज ये कंटेनर है, इसमें हमने एयर लिया है, इसमें हमने क्या लिया है? एयर। अब देखो, मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, ऊपर से क्या करता हूँ? प्रेशर अप्लाई करता हूँ। ये पिस्टन है, ऊपर नीचे मूव हो सकता है। तो अब हमारा शेप कैसे चेंज होगा? ये देखो, अब ये पिस्टन यहाँ आ गया बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो हमारा एयर क्या होगी? ये कॉम्प्रेस होगी। जैसे ही कॉम्प्रेस होगी मीन्स इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। पहले बड़ा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? लेस हो गया बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन। और ये किसकी वजह से होगा? प्रेशर की वजह से। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। तो गैस अब प्रेशर अप्लाई करेगा, तो प्रेशर के वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी वॉल्यूम में किसकी वजह से आ रहा है? वॉल्यूम इसका चेंज किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर इज़ नथिंग बट अ इलास्टिक मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस। इसका डेरिवेशन आपको बाद में आएगा, लेकिन अभी के लिए ये कंसेप्ट याद रखो कि जो भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर की वजह से। इसलिए प्रेशर हमारा क्या है? बल्क मॉड्यूलस या इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। Hence, the Newton formula for speed of sound in air is given by V is equal to E के जगह हमने क्या डाला? P, क्योंकि E का वैल्यू क्या है? P बाय रो, रो डेंसिटी ऑफ एयर और डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अब हमारा V का वैल्यू क्या होगा? √P बाय रो। लेकिन प्रेशर का और एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बाद में स्टडी करना है चैप्टर में, अभी याद रखो। सो प्रेशर एंड ये रो। आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन देखी है? ओल्ड वाली ब्लड प्रेशर चेक करने वाली, जिसमें वो डॉक्टर पंप करता है और उसमें ऊपर नीचे कुछ तो होता रहता है स्केल में। कौन सा मटेरियल होता है वो? मर्क्यूरी। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हमें मर्क्यूरी का यूज़ करना पड़ता है। प्रेशर यूज़ करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? मर्क्यूरी कॉलम का यूज़ करना पड़ता है, या मैनोमीटर का यूज़ करना होता है। ओके, तो अब प्रेशर मेजर करने के लिए मर्क्यूरी का टर्म इस इक्वेशन में आता है। आपने वो प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसमें जब हम पंप करते हैं तो मर्क्यूरी लेवल राइज होता है या नीचे जाता है, वो आपने देखा होगा। तो उससे हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला देखो अब क्या है। सो एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू HdG। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमें मिल गया है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? HdG एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो H क्या होता है? H इज इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। मैंने कहा ना, वो मर्क्यूरी का कॉलम। आप वो ब्लड प्रेशर वाला इंस्ट्रूमेंट देखो, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में जितना वो हाइट जाता है, that height H is equal to 0.76 मीटर ऑफ Hg। देन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। देन रो हमारा डेंसिटी ऑफ मीडियम या एयर 1.293 kg पर मीटर क्यूब। एंड जी का वैल्यू क्या होता है? G इज इक्वल टू 9.8। अब ये सारे फॉर्मूला हम V के इक्वेशन में डालेंगे। V का इक्वेशन क्या था हमारा? P बाय रो, P क्या था हमारा? HdG। सो H का वैल्यू इंटू D इंटू G, ये तीनों वैल्यू पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी ऑफ मीडियम डाल दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? V इज इक्वल टू 279.9 मीटर पर सेकेंड एट NTP। तो न्यूटन ने जो स्पीड फाइंड आउट किया साउंड का इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एट NTP इज V is equal to 279.9 meter per second. So this is the value of sound according to Newton's formula. This is the value of velocity of sound according to Newton's formula, but the experimental value of velocity of sound at 0 degrees Celsius as determined early by the number of scientists, that is 332, that is
332 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने जो वैल्यू फाइंड किया वो क्या था, 279.90 या 280 मीटर पर सेकेंड। अगर हम राउंड फिगर करते हैं तो 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे साइंटिस्ट ने फाइंड करके रखा है वैल्यू कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वैल्यू में डिफरेंस देखो कितना है, ये 280 नियर अबाउट 50 या 52 का डिफरेंस है, नियर अबाउट 52 का डिफरेंस है इसमें। सो इतना डिफरेंस नहीं चलता। अगर आपका आंसर 100 आने वाला है और आंसर 150 आ गया तो करेक्ट आंसर है, नहीं है। तो एक्चुअली आंसर कितना था, 332 एक्सपेरिमेंट से, लेकिन न्यूटन के कैलकुलेशन से कितना आया, 280। सो द न्यूटन फार्मूला एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लार्ज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ न्यूटन फार्मूला एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लार्ज, सो इट डज नॉट ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर। अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर हुआ था इसलिए वैल्यू ग्रेटर आया था, ऐसा नहीं है। सो न्यूटन की गलती की वजह से ये वैल्यू आया था। देख लो, न्यूटन भी गलत होता है। आपको लगता है सिर्फ आप ही और हम ही गलत होते हैं, नहीं, न्यूटन भी कभी कभी गलत हो सकता है। तो न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसका भी आंसर गलत आता है। तो गलत आंसर आने पे टेंशन मत लो। ओके, सो न्यूटन फार्मूला एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ लार्ज एंड इट डज नॉट एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर से नहीं आ रहा है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ 16% ग्रेटर दैन द वैल्यू गिवन बाय द फार्मूला। सो न्यूटन के फार्मूला से जो वैल्यू मिली है उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 60% ग्रेटर है। 16% का एरर आ रहा है। कितना है, 16% का एरर। और ये एरर क्यों आ रहा है, ये न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन नहीं दे पाया, इसलिए न्यूटन का जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग माना गया। अब इसको करेक्ट करने के लिए और एक साइंटिस्ट आया, दैट इज़ पेरी सिम्पसन लैपलास। तो उसे कहते हैं लैपलास करेक्शन। उसे क्या कहते हैं, लैपलास करेक्शन। तो उसने क्या करेक्शन किया, उसने भी कुछ करेक्शन किया है। वो करेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपको न्यूटन फार्मूला समझ में आ गया, न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे फाइंड की समझ में आ गया। अब जो हमारी वेलोसिटी आई है वो रॉन्ग है, वेलोसिटी जो आई है वो रॉन्ग है, उसको करेक्ट किसने किया, लैपलास ने किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम उसी का स्टडी करेंगे, दैट इज़ नोन एज अ लैपलास करेक्शन। उसने क्या करेक्शन किया ये हम स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।